Today we are going to start molecular basis of inheritance. In the chapter molecular basis of inheritance, we are going to study about the molecule that is inherited from parent to offspring. From parent to the offspring. So when we talk about it, तो parent से offspring में जाता है हमारे अंदर का genetic material. The genetic material within an organism can either be in the form of DNA or it can be in the form of RNA. DNA is deoxyribonucleic acid, whereas RNA is ribonucleic acid. In some organisms like humans, like animals, like plants, DNA is the genetic material. However, कुछ viruses में RNA is the genetic material. Okay, so now when we talk about the molecular structure of DNA, DNA is a polymer of nucleotides. Polymer of nucleotides. जैसे आप सब ने पॉलीथिन देखा होगा, तो पॉलीथिन को अगर हम लिखें उसकी स्पेलिंग तो इट इज पॉलीथीन. आप सब ने सुना होगा पॉलीथीन के बारे में. व्हाट इज एक्चुअली पॉलीथीन? एक कंपाउंड है इथीन, दैट इज C2H4. C2H4 के खूब सारे मॉलिक्यूल्स को जब आप आपस में बॉन्ड कर दोगे, जैसे C2H4 बॉन्डेड बाय C2H4, फिर C2H4, ऐसे C2H4 दैट इज द इथीन मॉलिक्यूल्स, जब आप खूब सारे एक चेन में अटैच कर देते हो तो बन जाता है पॉलीथीन. दैट इज पॉली मीन्स मेनी एंड इथीन मीन्स द इथीन मॉलिक्यूल. सिमिलरली व्हाट इज DNA? DNA इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड. That means DNA is a long polymer of nucleotides जिसमें हम खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर देते हैं. न्यूक्लियोटाइड, then another nucleotide and many nucleotides. Now you must be wondering what is a nucleotide. तो हमने क्या करा? न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के देखा. जब हमने न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा तो हमें दो मॉलिक्यूल्स दिखाई दिए, दैट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. तो अब आप बोलोगे कि फॉस्फेट तो समझ में आ गया कि क्या होता है. फॉस्फेट इज व्हाट? एक्चुअली अगर आप फॉस्फोरिक एसिड लो दैट इज H3PO4 और उसमें से 3 H+ आयंस निकाल दो तो हमारे पास फॉस्फेट आयन बनके तैयार हो जाता है. नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? अगर हम न्यूक्लियोसाइड को तोड़ें तो एक्चुअली वी आर गोइंग टू गेट नाइट्रोजनस बेस एंड द पेंटोज शुगर. Pentose sugar. So, nitrogenous base plus pentose sugar. What is a nitrogenous base? Nitrogenous base is actually ऐसे रिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन आता है. नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखें तो ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्यूरीन्स एंड द अदर्स आर कॉल्ड एज पाइरिमिडीन्स. तो नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स. अब प्यूरीन्स को भी अगर हम देखें तो हमारे पास दो प्यूरीन्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन. पाइरिमिडीन्स को देखें तो हमारे पास टोटल 3 पाइरिमिडीन्स हैं, दैट इज साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल. अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में हमारे पास होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन. लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में हमारे पास होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल. दैट मीन्स आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल इज प्रेजेंट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पेंटोज शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर. मतलब ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन हो, दैट इज कॉल्ड अ पेंटोज शुगर. तो अगर हम डीएनए और आरएनए में बात करें तो हमारे पास होती है आरएनए के अंदर राइबोज शुगर और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर. मतलब जो भी हमारे पास राइबोज शुगर का मॉलिक्यूल है, अगर हम उसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास आ जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर. फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर. OH, H, OH, H, OH, H, OH, CH2OH.
तो अगर इस पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन से, दिस इज एक्चुअली आवर राइबोज शुगर, अगर इस राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन से मैं ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब क्योंकि राइबोज शुगर में एक एडिशनल ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोज, इसी कारण से जो आरएनए होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। हाउएवर अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में वो जो शुगर होती, वो ऑक्सीजन होती है, दैट इज एब्सेंट, और उस एब्सेंट ऑक्सीजन के कारण डीएनए इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। दैट इज व्हाई आजकल के डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज फाउंड एज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल है और डीएनए में म्यूटेशन के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू आरएनए। अगर अब हम डीएनए का मॉलिक्यूल बनाएं तो डीएनए के मॉलिक्यूल में दिस इज एडेनिन, दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस, दिस इज बॉन्डेड बाय अ डबल बॉन्ड टू थाइमीन। इस एडेनिन से कनेक्टेड होती है पेंटोज शुगर, दैट इज डीऑक्सीराइबोज, एंड ये शुगर इज कनेक्टेड टू द फॉस्फेट ग्रुप। सिमिलरली इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, फॉर लेट्स से ग्वानिन। ग्वानिन इज बॉन्डेड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड टू साइटोसिन। साइटोसिन, ग्वानिन इज कनेक्टेड टू द शुगर एंड शुगर इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू द फॉस्फेट ग्रुप। सिमिलरली ऐसे करते करते बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसेस इसके नीचे लग जाते हैं एंड हेंस इट मेक्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? ये नाइट्रोजन बेस प्लस दिस शुगर प्लस दिस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली यहाँ पे शुगर लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया, शुगर से अटैच कर दिया, नाइट्रोजन बेस से अटैच कर दिया, यहाँ पे भी क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड नीचे की तरफ अटैच होते हैं, हेंस डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नाउ व्हेन लेट्स टॉक अबाउट द बॉन्ड्स, एडेनिन और थाइमीन के बीच में देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सिमिलरली ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू शुगर का कार्बन, दैट इज वाई इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और फॉस्फेट क्योंकि यहाँ पे शुगर से अटैच्ड है, एक एस्टर बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली फॉस्फेट यहाँ पे शुगर से अटैच्ड है, एक और एस्टर बॉन्ड बनाएगा, और इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिमिलरली शुगर का जो एंड फॉस्फेट से कनेक्टेड होता है, सपोज थर्ड कार्बन ऑफ शुगर इज अटैच्ड टू द फॉस्फेट, दैट मीन्स द फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर इज एम्प्टी, तो हम इस एंड को कहते हैं 5 प्राइम एंड। सिमिलरली नीचे की तरफ आता है 3 प्राइम एंड। उस साइड देखें तो बोथ द चेन्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पे आता है 5 प्राइम एंड और यहाँ पे आता है 3 प्राइम एंड। डीएनए वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एफ मीशर, the name of a scientist, in the year 1859। एफ मीशर ने क्या किया था? इन्होंने देखा कि सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इन्हें कुछ एसिडिक सब्सटेंस दिखाई दिया, एसिडिक सब्सटेंस दिखाई दिया। उन्हें लगा कि ये कोई जेनेटिक मटेरियल टाइप सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है, एंड ही नेम्ड इट न्यूक्लिन बिकॉज इट वाज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, इसीलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लिन। उसके बाद 1953 में वाटसन एंड क्रिक आए। वाटसन एंड क्रिक ने विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स के थ्रू किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक्स-रे डिफ्रैक्शन। तो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स के थ्रू किया हुआ एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इसके पैटर्न को देखा और उसके बिहाफ पर इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। नॉट जस्ट विल्किंस एंड फ्रैंकलिन्स, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, दैट इज एल्विन शिरगैफ।
एरविन शरगैफ ने अपना एक शरगैफ रूल दिया था दैट वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्यूरिन्स एंड द नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। तो वाटसन एंड क्रिक ने विल्किंस और फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट पे और एरविन शरगैफ के रूल पे मिलाकर डबल हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का। उनका कहना था कि डीएनए जो है दैट इज लाइक अ डबल हेलिक्स, मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर में दो हेलिक्स होती हैं और दोनों हेलिक्स आपस में बॉन्डेड होती हैं। दैट मीन्स डीएनए इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट्स, टू पार्ट्स, दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के और दोनों आपस में एक हेलिक्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। उस हेलिक्स में एक्चुअली होता क्या है, उस हेलिक्स में जो एडेनिन थाइमीन होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, वो एक्चुअली बेस बनाते हैं डीएनए का मॉडल का, और जो शुगर और फॉस्फेट होते हैं वो उसी स्ट्रक्चर का बैकबोन बनाते हैं। प्लस दो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स का मतलब एक मुड़ाव जो आता है डीएनए में, एक हेलिक्स के अंदर होते हैं हमारे पास टोटल 10 बेस पेयर्स। 10 बेस पेयर्स, दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर और टोटल एक हेलिक्स में है 10 बेस पेयर्स। तो टोटल एक हेलिक्स की लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल बी 0.34 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 3.4 nanometer. That means the length of one DNA helix is 0.34 nanometer. That helix contains 10 base pairs of DNA and the distance between two subsequent base pairs is 0.34 given by Francis Crick. हमने अभी पढ़ा था कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। उस वाटसन एंड क्रिक के ही फ्रांसिस क्रिक जो थे उन्होंने एक चीज दी थी दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो आगे चलकर आरएनए बनाता है और आरएनए ही आगे चलकर प्रोटीन बनाता है। एंड दिस फ्लो विद इन एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिडायरेक्शनल। हाउएवर कुछ वायरसेस में ये वापस भी चला जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर जाता है। डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज इट कॉल्ड? ट्रांसक्रिप्शन। हाउएवर आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। And in this way, proteins are only responsible for our characters, for the maintenance of our enzymes, या फिर हमारे अंदर जो hormones बन रहे हैं, जो substances बन रहे हैं, that is all a product of protein. तो ultimately, how is DNA linked to a protein? DNA firstly forms the RNA, and RNA ultimately forms the protein. Sometimes DNA also forms the same DNA. In case of duplication, if you might have read mitosis, meiosis, cell division, तो उसमें जो इंटरफेज होती है, इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। दैट मीन्स 2C डीएनए से 4C डीएनए बन जाता है, अगर आपने ये क्लास 11th में पढ़ा हो तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो दिस प्रोसेस डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। This is central dogma that was given by Francis Crick. However, कभी-कभी कुछ वायरसेस में आरएनए से वापस डीएनए भी बन जाता है, and this process is ultimately called as reverse transcription. We are going to study salient features of DNA, जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। Those are 5 salient features of DNA जो कि NCERT पेज नंबर 95 पर दे रखे हैं। Salient features of DNA. First salient feature of the DNA of human DNA is that जो strands होते हैं DNA के वो एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो बेस बनाते हैं डीएनए का। एंड द बैकबोन इज मेंटेन्ड बाय द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज मेंटेन्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। The first basic feature of the DNA helix is that the DNA is a double helix जिसके जो base pairs होते हैं वो bases बनाते हैं and the backbone is made by the sugar and the phosphate. Second,
There are two chains in a DNA and both the chains, like this chain is in the direction of 5 prime to 3 prime and the other chain is in the direction of 3 prime to 5 prime. That means both the chains of the DNA are coiled together in an anti-parallel fashion. Anti-parallel fashion का मतलब होता है कि एक चेन अगर एक डायरेक्शन में ऐसे ऊपर से नीचे जा रही है तो दूसरी वाली चेन नीचे से ऊपर जा रही है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल प्रेजेंट है. थर्ड सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए इज दैट हर एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से बॉन्ड बनाता है. दैट मीन्स एडेनिन जो होता है दैट इज बॉन्डेड टू थाइमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनिन is bonded to cytosine by 3 hydrogen bonds. और ऐसे करते करते हर एक मॉलिक्यूल, हर एक नाइट्रोजनस बेस दैट इज द प्यूरिन इज बॉन्डेड विद द पायरिमिडीन इन द सेम फैशन. एडेनिन विद थाइमीन with 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनिन विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और इसी कारण से डीएनए की चेन में ऊपर से नीचे तक स्टेबिलिटी आ पाती है. स्टेबिलिटी इज अटेन्ड. फीचर ऑफ डीएनए इज दैट डीएनए की जो हेलिक्स होती है दैट इज कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन. इन अ राइट हैंडेड फैशन मतलब राइट हैंड की तरफ उसकी जो कॉइलिंग होती है वो प्रेजेंट होती है. और जहाँ पे दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर. और एक पूरी हेलिक्स का ये जो एक टर्न है, इस पूरे हेलिक्स का, पूरे डीएनए के हेलिक्स का एक टर्न कहलाता है पिच. एंड द डिस्टेंस ऑफ पिच इज 0.34 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10. व्हाई? बिकॉज एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो 0.34 नैनोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट कम्स आउट टू बी 3.4 नैनोमीटर. दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ वन पिच इज अबाउट 3.4 नैनोमीटर. फिफ्थ, पूरा डीएनए, the entire DNA has a particular pattern of bonding and these bonds are present between the base pairs. and इसी कारण से डीएनए जो होता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है along the entire one base pair of the DNA stacks over the other base pair. How? See, one base pair stacks over the other base pair, then it stacks over the other base pair, and in same fashion one base pair stacks over the other, which says that DNA is a stable molecule. क्योंकि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर सेम फैशन में लाई करता है, इसी वजह से जो डीएनए है वो ऊपर से नीचे तक स्टेबल होता है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस होता है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड. न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड. However, अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें तो फिर वी हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें तो ह्यूमन का डीएनए इज लगभग 2.2 मीटर लॉन्ग. दैट मीन्स अगर मैं अपने हाथ से मेजर करूं तो आप जब भी कपड़े लेने गए होंगे तो आराम से जो शॉपकीपर होता है वो 2.5 मीटर नाप कर देता है कपड़ा. तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली 2.5 मीटर, दिस इज 2.2 मीटर. दैट मीन्स 1 मीटर इज द एंटायर लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए. एंड हाउ कैन वी पुट इट इनसाइड सच अ स्मॉल न्यूक्लियस? तो ह्यूमन का डीएनए अगर 2.2 मीटर लेंथ का है तो इतने बड़े डीएनए को इतने से न्यूक्लियस में रखना एक काम है, और उसकी हमें क्या करवानी पड़ेगी? पैकेजिंग करवानी पड़ेगी. पैकेजिंग करवाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर होती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स एंड ऑल्सो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज. वी ऑल नो कि हमारा डीएनए, क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, तो इस कारण से हमारा जो डीएनए है दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड.
तो डीएनए को साथ में जोड़ के रखने के लिए हमारे न्यूक्लियस के अंदर होती हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स दैट आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स, और इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन देम, एंड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। We all know that protein is a polymer of amino acids। तो हिस्टोन प्रोटीन्स एक ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेसिक अमाइनो एसिड्स, और बेसिक अमाइनो एसिड्स होने के कारण उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए को अपने ऊपर रखते हैं। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स में दो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं, दैट इज लाइसीन एंड आर्जिनिन। और हमारे डीएनए को पैक करने के लिए हमारे पास 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। 5 हिस्टोन प्रोटीन्स में एक होती है H2A, H2B, H3, H4, और इन सब के साथ होती है H1 लिंकर। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है इन हिस्टोन प्रोटीन्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2D में ऑब्जर्व करें तो H2A प्रोटीन, H2B प्रोटीन, H3 और H4, सोचो ये आगे की तरफ लगे हुए हैं ऐसे H2A, H2B, H3 और H4। इनके जस्ट पीछे अगर हम 3D में ऑब्जर्व करें तो इनके जस्ट पीछे भी होती है H2A, H2B के पीछे एक और H2B, H3 के पीछे एक और H3 और H4 के पीछे एक और H4, और ऐसे करते हुए ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। अब पूरा का पूरा डीएनए इन्हीं 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर तो नहीं लिपटा हुआ होता। देयर आर मेनी सच प्रोटीन कॉम्बिनेशंस व्हिच आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल लेट्स से इट लुक्स लाइक अ बॉल। कैसे, यहाँ पे प्रेजेंट है H2A, इसके पास में है H2B, नीचे की तरफ H3, इधर H4, इसके जस्ट पीछे एक और H2A, एक और H2B, फिर नीचे H3 और नीचे H4, और इन्होंने ऐसे बाइंड होकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हमने कहा हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है, नॉट द इंटायर डीएनए, लेकिन अगर डीएनए में टोटल 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं तो उस डीएनए के 200 बेस पेयर्स एक ऑक्टामर के ऊपर ऐसे लिपटे हुए होते हैं। हाउ मेनी बेस पेयर्स? 200 बेस पेयर्स। जब वो दोनों थ्रेड्स आपस में बाहर निकल रहे होते हैं तो वो दोनों थ्रेड्स दे आर जॉइंड थ्रू अनदर हिस्टोन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज H1 लिंकर। तो सोचिए ये हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट थी, इस पे 200 बेस पेयर का डीएनए लिपटा हुआ था, फिर यहाँ पे H1 लिंकर के थ्रू वो दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन किया गया, आगे एक और हिस्टोन ऑक्टामर था, उसके आगे एक और हिस्टोन ऑक्टामर था, ऐसे करते करते बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर हमें दिखाई देते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। This entire structure is called as nucleosome. Now, when we observe inside a DNA, हमें क्या दिखाई देता है? हमें एक्चुअली में दिखाई देती है क्रोमैटिन थ्रेड्स। वो क्रोमैटिन थ्रेड्स अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रेट धागा जा रहा है एंड उसके ऊपर मोती प्रेजेंट है। A straight thread is going on and it contains beads. तो जब साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था तो इट वाज लुकिंग लाइक बीड्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ डीएनए। दैट इज हाउ इनसाइड द न्यूक्लियोसोम दीज क्रोमैटिन फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए।